नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी जानकारी आपको पर्सनली जो है वो व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी। तो आप यहाँ पर भी मैसेज करके व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग बायो के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आपसे लोगों से निवेदन है सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो सारे भाई बहन भी जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? तो लाइसोसोम है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे भाई बहन आंसर करेंगे इस प्रश्न का। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या करेंगे? इनमें से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? तो क्या आंसर करिएगा, बताइए। लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, प्लास्टिड होगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? तो क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, राइबोसोम आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे, राइबोसोम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है, बताएंगे। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे किसकी? जीवाणुओं की। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर ले किसकी? जीवाणुओं की बात कर ले, तो जीवाणुओं में ठीक है श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होगा? केंद्राभ होगा या फिर कहें राइबोसोम होगा, कोशिका भित्ति होगा या फिर मीसोसोम हो जाएगा? तो दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर क्या कर दीजिएगा दूसरे प्रश्न का? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, मीसोसोम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, मीसोसोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? वॉन वेंडेन है, रूडोल्फ विर्सो है, फ्लेमिंग है या फिर स्लाइडेन और स्वान है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें कोशिका सिद्धांत के, ठीक है, तीसरे प्रश्न का आंसर करना है। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है? चलिए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक आपसे पूछ रहा है, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के आपसे संस्थापक पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे? तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, स्लाइडेन और स्वान हो जाएंगे। चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा? रॉबर्टसन के द्वारा, डेनियली और डेवसन के द्वारा, पोर्टर के द्वारा या फिर सिंगर और निकोलसन के द्वारा? कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, सिंगर और निकोलसन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। कोशिका में राइबोसोम की भूमिका क्या होती है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें, पांचवा प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? डीएनए प्रतिकृति होती है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, लिपिड संश्लेषण होता है या फिर ऊर्जा उत्पादन होता है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे इस चलिए तो इस प्रश्न का आपसे आपसे क्या करा है? कोशिका में राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, कोशिका में राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? बताइएगा क्या हो जाएगा? डीएनए प्रतिकृति हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा, लिपिड संश्लेषण हो जाएगा या फिर ऊर्जा उत्पादन हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे, कोशिका में राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर न्यूक्लिक अम्ल की? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। आज के सेशन में लोग 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करने वाले हैं,
उतना ही करने वाले हैं जितना हम लोग आसानी से पढ़ सके, समझ सके, याद कर सके, ठीक है। उतना ही भोजन करना है जितना हम लोग पचा सके, ठीक है। इतना नहीं करना है कि क्या हो जाए कि तबीयत खराब हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तो इतना नहीं, ठीक है। उतना ही हम लोग करेंगे जितना हम लोग आसानी से खा सके, पचा सके। तो सिर्फ 30 प्रश्न करने वाले हैं। बताइएगा चिकनी और अंतःप्रद्रव्य जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? प्रोटीन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के या फिर न्यूक्लिक अम्ल के? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। छठवें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ठीक है। चिकनी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये किसके, तो ये वसा के, ठीक है, किसके, वसा के संश्लेषण में शामिल होती है, ठीक है। आगे अगले बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किस में संग्रहित रहता है? क्लोरोप्लास्ट में, एमाइलोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में या फिर ल्यूकोप्लास्ट में? कार्बोहाइड्रेट किस में क्या होता है, तो किस में संग्रहित होता है? सामान्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो किस में शामिल होता है, क्या हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट होगा, एमाइलोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा या फिर ल्यूकोप्लास्ट होगा? तो इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, एमाइलोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयां होती हैं, कितनी होती हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयां होती हैं, कितनी होती हैं, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? नए प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वावस्था हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा या फिर टेलीफेज हो जाएगा? अच्छा, गुणसूत्रों की अगर आपसे संख्या पूछ ले तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 23 जोड़ी, ठीक है। कितने, तो अगर हम लोग बात कर लेंगे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 होते हैं। और कोशिका विभाजन की आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात कर ले तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संस्तति कोशिकाएं होती है, कहां पर? आनुवांशिक रूप से समान, आनुवांशिक रूप से असमान, अकेंद्रीय या फिर बहुकेंद्रीय? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं, क्या हो जाएगा, आनुवांशिक रूप से समान होती हैं, आनुवांशिक रूप से असमान होती हैं, अकेंद्रीय होती हैं या फिर बहुकेंद्रीय होती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, आनुवांशिक रूप से असमान होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। बताइएगा शैवालों की अगर हम लोग कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो ये किससे निर्मित होती है? इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा, क्या हो जाएगा, किससे निर्मित होती हैं? चलिए जल्दी से बताएंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक जरूर कर दिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, सेलुलोज हो जाएगा, गैलेक्टेन हो जाएगा और मेनोन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। माइटोसिस किस अवस्था में गुणसूत्र स्पिंडल के माध्यम में पंक्तिबद्ध होते हैं? प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा या फिर टीलोफेज हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर कर देगा, क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने के लिए कौन रोकता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो रक्त वाहिकाओं की अगर हम लोग बात करें तो रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन होता है, सीरेटोनिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है या फिर फाइब्रिन होता है? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, कौन हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हिपैरिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा होता है? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा
कौन सा उत्तरदायी प्रोटीन होता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोब्यूमिन होगा, या फिर फाइब्रिन होगा, या फिर फाइब्रिनोजन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा होता है, क्या आंसर कर दोगे, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, फाइब्रिनोजन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आरबीसी का ग्रेव यार्ड किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण है, बताइएगा। आरबीसी के हम लोग कब्रगाह पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्लीहा होगा, यकृत होगा, किडनी होगा, या फिर थाइमस होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग आरबीसी की बात करेंगे, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं की बात करेंगे, तो इनका ग्रेव यार्ड या फिर कहे कब्रगाह किसको कहते हैं, तो आप कहोगे प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। रक्त बिंबाणु का कार्य क्या होता है, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, रक्त बिंबाणु का कार्य क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनने में सहायता करना, प्रतिरक्षा करना, हीमोग्लोबिन को धारण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और इसी तरीके के सेशंस को हम लोग डेली करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, समय आपके एग्जाम के लिए समय बहुत ही कम है, और ये जो सेशन हम लोग करेंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सेशन को एक बार लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। ठीक है, मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है, ए बी या फिर ओ। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है, क्या आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे, तो ए होगा, या फिर बी ग्रुप होगा, या फिर ए बी हो जाएगा, या फिर ओ हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ए बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए बी कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है, तो अगर हम लोग बात करें, चलिए इस प्रश्न का 18वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो एक सामान्य, अगर हम लोग एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं की जो सामान्य संख्या होती है वो कितनी होती है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, तो बताइएगा कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो एंटीबॉडी प्रतिरक्षी निर्माण करती हैं, क्या आंसर करेगा। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, ठीक है, सभी लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी, और व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को दिया है, तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देंगे तो व्हाट्सअप पर भी आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, लिम्फोसाइट कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, लिम्फोसाइट हो जाएगा। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब बनाए रखता है, तो क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन हो जाएगा, फिब्रुलिन हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब बनाए रखता है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका एल्ब्यूमिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, न्यूट्रोफिल में, बेसोफिल में, मोनोसाइट में, या फिर इओसिन नो फिल में, बताइएगा क्या हो जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, बताइएगा। तो आज के सेशन में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस को करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ठीक है 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, इओसिनोफिल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। 21वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक पिता का वर्ग रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, या फिर बी ए बी ओ कुछ भी हो सकता है। 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। यदि एक पिता का रक्त ए है और माँ का वर्ग जो है वो ओ है, तो पुत्र का कौन सा होगा, बताइएगा। बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, या फिर बी ए बी ओ कुछ भी हो सकता है। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा, ओ होगा। ठीक है, क्या होगा, ओ होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, मानव हृदय का पेस मेकर अवस्थित होता है कहां पर, दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, वेंट्रिकल में, या फिर वेना कावा में, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे,
चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो मानव हृदय का, ठीक है, पेस मेकर, अच्छा पेस मेकर का कार्य भी पूछा गया है, ठीक है, आपसे पेस मेकर का कार्य भी पूछा गया है। तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है हृदय स्पंदन करना, ठीक है, क्या करना, तो हृदय को धड़काते रहना, हृदय को स्पंदन करना, ये पेस मेकर का कार्य होता है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मानव हृदय का जो पेस मेकर होता है ये कहाँ पर, 23वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दो, दाएं आलिंद में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गर्भ रुधिराणु को रक्ता एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, जिसमें वयस्क में घातक अरक्तता तथा पीलिया हो जाता है। भ्रूण लाल रुधिर कणिकाओं के फटने के कारण नहीं बच पाता है, या फिर कहेंगे भ्रूण जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं भ्रूण जो है वो रुधिर के कैंसर से ग्रसित होता है, या फिर भ्रूण को घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, भ्रूण को घातक अरक्तता और पीलिया हो जाता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ओ जो है तो ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और सर्वग्राही आपसे पूछ ले तो क्या करोगे, तो ए भी कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताइएगा तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो 7.4 होगा, 6.7 होगा, 5.7 होगा, या फिर 4.2 होगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो 7.4 हो जाएगा, ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, 7.4 कर दोगे, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पर हम लोग बात कर लें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर ले, यहाँ पर हम लोग बात कर ले, अगर जरा मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए जल का पीएच मान कितना होता है। अगर जल का पीएच मान आपसे पूछ ले तो क्या होगा, जल का पीएच मान कितना होगा, जरा ये मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा जल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, अधिवृक्क होगी, अवटु होगी, पीयूष होगी, या फिर आग्नेयाशय हो जाएगी, बताइएगा क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो पीयूष की बात करें तो पीयूष को क्या करते हैं, तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष को क्या करते हैं, मास्टर ग्रंथि की भी कहते हैं। अंतः आग्नेयाशय की बात करें तो आग्नेयाशय जो है तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जो क्या करती है, जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम करती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें 27वें प्रश्न का, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो वो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और आग्नेयाशय के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों ही आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की आंसर करिएगा। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो बताइए कौन सी ग्रंथि है जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रवण करती है, तो पीयूष हो जाएगा, ठीक है, पीयूष हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, पैराथायराइड हो जाएगा, या फिर एड्रिनल हो जाएगा। 28वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहते हैं, 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को, थायमस को, या फिर पैराथायराइड को। 29वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर कर दोगे, थायमस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, थायमस हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है अगले जो प्रश्न है बताइएगा, अच्छा मुझे लग रहा था 30 ही प्रश्न है, 30 से ज्यादा है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आधार उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है, क्या आंसर करेंगे, पिट्यूटरी हो जाएगा, आग्नेयाशय हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, या फिर थायराइड हो जाएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, ठीक है। आधार उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, आग्नेयाशय, यकृत, या फिर थायराइड। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करें, निम्न में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, तो कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, यकृत है, ठीक है, क्या है, तो यकृत है, पैराथायराइड है, ठीक है, आग्नेयाशय है, या फिर पीनियल है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, बताइए क्या हो जाएगा,
तो कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया आग्नेयाशय जो है ये क्या होती है, तो ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों काम कर रही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी अगर आपसे पूछ ले तो क्या कर दोगे, तो सबसे बड़ी अगर आपसे पूछ रहा तो आप आंसर करोगे किसको, यकृत को कर दोगे। ठीक है, सबसे बड़ी आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, तो यकृत को कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहा जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहा जाता है, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहा जाता है। 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, पीनियल कॉर्ड हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा या फिर पैराथायराइड हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, पीनियल कॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस हार्मोन की कमी से वयस्कों में मिक्सडीमा रोग हो जाता है, ग्लूकागॉन होगा या फिर इंसुलिन हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा। किस हार्मोन की कमी से वयस्कों में अगर हम लोग बात करें तो मिक्सडीमा रोग हो जाता है, क्या आंसर करेंगे। 33वें प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, थायरॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है कौन से हार्मोन के द्वारा, तो अगर हम लोग बात करें 34वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा क्या हो जाएगा, 34वें प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, एडीएच के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे एडीएच के द्वारा। ठीक, और आखिरी प्रश्न आपके सामने है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन होता है, इंसुलिन होता है, एड्रेनलिन होता है या फिर टेस्टोस्टेरोन होता है। देखो एड्रेनलिन की बात करेंगे तो इसको क्या करते हैं, इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। इसको क्या करते हैं, इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है, तो आप आंसर कर दोगे किसको, थायरॉक्सिन को कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने, ठीक है 30 मैं कह रहा था लेकिन 35 क्वेश्चन हो गए, तो 35 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी तरीके से डेली हम लोग एक छोटा सा सेशन करने वाले हैं जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में लगभग 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा और जितने क्वेश्चन उनको एकदम रट डालिएगा, यहाँ से प्रश्न होने वाला है। ठीक है, आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकती है वो सब आपको मिलती रहेंगी। तो इस क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।